Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे ये डेवलप होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इसमें आहार के बारे में। तो कई सारी चीजें हम एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे आज, जो कि आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि दिल की बीमारी के अंतर्गत आता है। इसके जो प्रीवियस वीडियो हमने आपके साथ में शेयर किया है उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि एथेरोस्क्लेरोसिस के डेवलपमेंट में यानी कि इसके विकास में जो वसा है यानी कि जो फैट है उसकी क्या भूमिका है, क्या रोल है उसका, किस तरीके से वो काम करता है। तो इसमें हमने आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रॉन्स, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि ये कैसे जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं और जो है इनके सोर्सेस क्या हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो ओवरऑल हमने पूरा डिस्कस कर लिया था और जिसमें कि हमने ये भी कहा था कि एसडीएल जो है आपका वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और जो एलडीएल है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई थी बहुत ही अच्छे से। अब जो है हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि जो भी टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एसडीएल है, एलडीएल है, ओके, ट्राइग्लिसराइड है, तो इनका एक डिजायरेबल लेवल क्या हो सकता है जिसे कि हम गुड लेवल बोल सकते हैं, और दूसरा इनका बॉर्डर लाइन क्या हो सकता है यानी कि जिसे कि हम सेटिस्फैक्ट्री बोल सकते हैं, यानी कि जो कि हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने प्री डायबिटिक के लिए आपको बताया था कि डायबिटिक की जस्ट पहले वाली कंडीशन में क्या लेवल होता है, वैसे ही यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने से पहले की कंडीशन क्या होती है, यानी कि दिल की बीमारी डेवलप होने से यानी कि उसको होने से पहले का जो कंडीशन होता है जिसे कि हम बॉर्डर लाइन बोलेंगे। उसके बाद में जो थर्ड है हमारा जिसे कि हम हाई रिस्क बोल सकते हैं, जहां का इसका मतलब है कि आपको ये हो चुका है यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो चुका है, आपको दिल की बीमारी हो चुकी है अगर वो लेवल हाई हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम चार्ट के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं इसको, और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरे अच्छे से देखिए। इसमें चूंकि जैसे पहले वीडियो में हमने आपको सारे रोल बताए हुए थे फैट के, अब यहाँ पर हम ये लेवल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस एक्चुअल में होता क्या है और इसके जितने भी चीजें हमने अभी बताई हैं, लक्षण और कारण वगैरह, वो सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो है लगातार बने रहिए, हमारे इस पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से और लास्ट तक देखिए, तभी ही आपको समझ में आ पाएगा कि एग्जैक्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। ओके, चलिए ये है चार्ट। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये नेशनल कोलेस्ट्रॉल जो एजुकेशन प्रोग्राम, इनके द्वारा कोलेस्ट्रॉल की गाइडलाइन दी गई है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर NCEP भी बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए डिजायरेबल दिया गया है। डिजायरेबल का मतलब है कि जो कि आपका, आप कह सकते हो कि गुड कंडीशन में है, ठीक है, यानी कि ये बेटर है, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। बॉर्डर लाइन का मतलब है यानी कि हाई, ये हाई लेवल है, यानी कि जस्ट पहले वाली कंडीशन है कि आपको होने के पूरे चांसेस हैं, और ये हाई कंडीशन है यानी कि ये आपके लिए खतरनाक है, कह सकते हैं इसको कि ये खतरनाक है, ठीक है। जो बॉर्डर लाइन है ये भी आपके लिए, मतलब जो ये वाला लेवल है ये तो बहुत ही आप कह सकते हो कि सीरियस वाली कंडीशन यहाँ पर है, हाई। और यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है ये सीरियस कंडीशन नहीं है, यहाँ पर अभी आप क्योर कर सकते हो। ओके, तो ये चीजें हैं। चलिए फिर हमने ये चीज देख लेते हैं। आइए चलिए, तो हम यहाँ पर, तो पहला है टोटल कोलेस्ट्रॉल। ओके, टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब है उसमें एलडीएल, एसडीएल, ट्राइग्लिसराइड सब कुछ आ जाता है, ठीक है, तो उसको टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल में आपका अगर लेस देन 200 है,
ठीक है। अगर ये mg पर dl है, ये पूरा जो भी है mg पर dl है, तो अगर आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से कम है, देन आप जो है डिजायरेबल कंडीशन में हो, ठीक है, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका 200 से 239 यानी कि 200 से 239 के बीच में अगर है, देन आप बॉर्डर लाइन पर हो। और अगर आपका हाई है, देन आप जो है 240 या फिर इससे अधिक अगर लेवल है टोटल कोलेस्ट्रॉल का, इसका मतलब है कि आप सीरियस कंडीशन में हो। फिर उसके बाद में है एलडीएल, यहां पर आ जा रहा है, जिसे कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं। अब ये लेस देन 130 है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना होना चाहिए। डिजायरेबल का मतलब है कि इतना आपका होना चाहिए, ये सही है। बॉर्डर लाइन हाई का मतलब है 130 से 159 है, देन आप जो है खतरे में हो, लेकिन क्योर किया जा सकता है अभी। और 160 या फिर इससे हाई यानी कि आप सीरियस कंडीशन में हो। फिर है एसडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे कि गुड कोलेस्ट्रॉल हम कह रहे हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि 50 या फिर इससे अगर हाई है, देन आप जो है बिल्कुल सही कंडीशन में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 40 और 49 के बीच में है, देन आप बॉर्डर लाइन पर हो। अगर लेस देन 40 है, देन आप जो है हाई कंडीशन में, हाई रिस्क पर हो। ट्राइग्लिसराइड अगर लेस देन 200 है, यहां पर आप देख सकते हो कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड है, वो मतलब सेम है। ये भी आपका 200 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड भी आपका 200 से कम होना चाहिए। और अगर हम बॉर्डर लाइन हाई की बात करें, तो इसमें 200 से 399 के अगर बीच में है, देन आप जो है बॉर्डर लाइन पर हो। जबकि यहाँ पर आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल था वो 200 से 239 के बीच में था, और यहाँ पर 200 से 399 के बीच में है। ओके। और यहाँ पर अगर हाई रिस्क की हम बात करें तो 400 या फिर इससे अधिक है अगर, जबकि इसमें था आपका 240 एंड इससे अधिक, और यहाँ 400 या फिर इससे अधिक है, देन आप जो है हाई रिस्क पर हो। तो ये एक चार्ट है जिसमें कि सारा आपका लेवल दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि एसडीएल का जो है डिजायरेबल लेवल कितना होना चाहिए, या फिर ये पूछ सकता है कि हाई रिस्क का लेवल कितना होना चाहिए, या फिर बॉर्डर लाइन हाई का लेवल कितना होना चाहिए। एसडीएल का भी पूछ सकता है, एलडीएल का भी, टोटल कोलेस्ट्रॉल का भी, और ट्राइग्लिसराइड का। ये आपको बिल्कुल तैयार करना होगा, याद करना होगा कि कितना कितना किसका लेवल होना चाहिए। एग्जाम में आपका पहले भी आ चुका है और आगे भी पूछा जा सका है। तो फिर ये जो है आपका चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप तैयार कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको कहीं भी आप जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की। तो अब देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस की जब हम बात करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें धमनियां अपने भीतर अत्यधिक मात्रा में प्लाक निर्मित हो जाने के कारण सख्त हो जाती हैं। अब यहां पर दो चीजें हमने यूज की, एक तो धमनी और दूसरा प्लाक। ओके, धमनी और प्लाक, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें जो धमनियां हैं, जिसे कि हम आर्टरीज बोल रहे हैं, आर्टरीज कहते हैं इनको, और ये प्लाक। ओके, तो आर्टरीज का मतलब होता है, इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, हिंदी में हम इसे धमनी बोलते हैं। तो जब धमनियों के अंदर प्लाक अधिक मात्रा में निर्मित हो जाता है, तो उसके कारण जो धमनियां हैं यानी जो आर्टरी होती हैं वो सख्त हो जाती, जो हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि जो आपकी उसकी ब्लड वेसल्स की जो दीवारें थी, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं। धमनियों जो है वही जो है ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, धमनी और शिरा दो चीज होती हैं, आर्टरी और वेन्स दो चीज होती हैं। ठीक है, तो धमनी क्या करती है, वो आपका वे रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स ही हैं जो कि हृदय से यानी आपके हार्ट से ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व को शरीर के शेष हिस्सों तक लेकर जाती है, यानी कि जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं वहां तक ले जाने का काम करती हैं। धमनियां क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन को यानी कि O2 को कहां लेकर जाती हैं, O2 और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि जो अन्य पोषक तत्व हैं उनको आपके हार्ट से
यानी कि हृदय से लेकर जाती हैं कहां पर, अदर बॉडी पार्ट्स में, जो शरीर के अन्य हिस्से हैं वहां पर ये लेकर के जाती हैं, यानी कि आपके दिल से उठाती हैं ऑक्सीजन और पोषक तत्व को और शरीर के अन्य भागों तक लेकर के जाती हैं। ओके, ये काम करती हैं धमनियां, ऑक्सीजन और पोषक तत्व को ले जाने का काम करती हैं। अब क्या होता है कि अब चूंकि अब इसमें अगर प्लाक निर्मित हो जाएगा, ये प्लाक, अब ये प्लाक क्या है, ये प्लाक जो है ये कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल और जो अन्य वसा पदार्थ हैं, वो कोशिकाओं का जो अनुपयोगी पदार्थ, यानी कि आप कह सकते हो कि जो वेस्ट मटेरियल हैं, अनुपयोगी पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल हैं, और इसमें कैल्शियम भी रहता है, कैल्शियम और फाइब्रिन, फाइब्रिन जो कि आपके ब्लड के कोगुलेशन में मदद करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, एक जाल की तरह ये बन जाता है जिससे कि आपका ब्लड जो है वो जम जाता है, यानी कि बहना बंद हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है उसकी, इससे निर्मित होती हैं ये। ठीक है, तो यानी जो ये प्लाक है इसमें कोलेस्ट्रॉल, वसा पदार्थ है, अनुपयोगी पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल है, कैल्शियम और फाइब्रिन, इन सबसे मिल करके प्लाक का निर्माण होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आपका जो है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आप अधिक मात्रा में फैट ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में अधिक हो रहा है, यानी कि आप जो है डाइट के थ्रू आप ज्यादा ले रहे हो, तो फिर क्या होता है कि ये सब मिल करके आपके जो है धमनियों में प्लाक का निर्माण करने लगती हैं। अब जब ये प्लाक का निर्माण होता है आपकी धमनियों में, ठीक है, तो धमनियां क्या होती हैं, वो सख्त हो जाती हैं, यानी कि कड़ी हो जाती हैं और सक्रिय हो जाती है, यानी कि नैरो हो जाती हैं, जो कि हम पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि उसमें बीच में जब फैट वसा जो है यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो जाता है, तो सिर्फ हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की, जिसमें कि और भी चीजें होती हैं जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जिसे कि हम मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। ओके, इसमें ये सारी चीजें होती है, यानी कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ अन्य पदार्थ भी उसमें होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है धमनियों की जो दीवारें हैं वहां पर जो है वो जो है जमने लगती हैं, और क्या होता है कि वो उसको कड़ा कर देती हैं और सकरा कर देती हैं। अब इसके कारण क्या होता है, जब वो कड़ी हो जाएंगी और सक्रिय हो जाएंगी, यानी कि जो रास्ता था पहले चौड़ा था अब वो पतला हो गया है, तो इसके कारण क्या होगा, शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, यानी कि रक्त का प्रवाह हो रहा था, वो अब अवरुद्ध हो जाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, यानी कि शरीर के अन्य हिस्सों में अब आप ना ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होगी, और जो है रक्त पहुंचने में दिक्कत होगी, और जो अन्य न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो भी वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। इससे क्या होगा, अब जब ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा, जो ब्लड है उसका थक्का बनने लगेगा, यानी कि उसकी क्लॉटिंग होने लगेगी, तो थक्कों का निर्माण होगा, जिनका परिणाम क्या होगा कि ये जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली स्थिति, जैसे कि हृदयघात, मस्तिष्क आघात यानी कि मेंटल स्ट्रोक, और हार्ट अटैक और हृदय की नसों से संबंधित अन्य रोग होने लगते हैं। ओके, यानी कि आप कह सकते हो कि जब जो आर्टरीज हैं, यानी कि जो धमनियां हैं, ओके, इनके जो दीवारें हैं यानी कि जो वॉल्स हैं इनके, वो सख्त, कड़े और नैरो हो जाते हैं। नैरो मीन्स पतला कह सकते हो, सकरा, सॉरी, पतला या फिर सकरा बोल सकते हो, ठीक है, नैरो हो जाते हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो रक्त प्रवाह है वो अवरुद्ध होता है, यानी कि बाधा उत्पन्न करता है। अवरुद्ध होता है यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब अवरुद्ध हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट करने लगेगा,
यानी कि रक्त का थक्का बनने लगेगा, रक्त का थक्का बनेगा। और इससे क्या होगा कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आपका हृदय आघात, हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक। अब जब ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है आपके शरीर में, जब जो है हार्ट को काम करने के लिए, ठीक है, हार्ट को काम करने के लिए आपके जो अदर हिस्से हैं शरीर के, उनको काम करने के लिए ब्लड नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अटैक आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा मस्तिष्क आघात यानी कि मेंटल स्ट्रोक हो सकता है, आपके ब्रेन्स तक भी ब्लड नहीं सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो इससे आपका मेंटल स्ट्रोक ये हो सकता है। और अन्य नसों से संबंधित बीमारियां, अन्य हृदय की नसों से संबंधित, हृदय की नसों से संबंधित रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसकी वजह से हो सकती हैं। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस में एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, अब इसके बाद में हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है। तो इनके हम लक्षण में देख लेते हैं। सिम्टम्स, चलिए अब हम इनके लक्षण देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या लक्षण आते हैं। तो इसमें जो पहला लक्षण है वो है कि अच्छा, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस जब होता है कि इसके जो मैक्सिमम सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, आप देख करके नहीं पता लगा सकते हो हाँ किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, जब तक कि कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब कुछ सामान्य लक्षण हैं, ठीक है, सामान्य सिम्टम्स, उनमें क्या है आपका छाती में दर्द, छाती में दर्द होता है जिसे कि बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, छाती में दर्द होता है। ओके, उसके अलावा पैर, भुजा या जहां कहीं भी धमनी अवरुद्ध हो रही, यानी कि आर्टरीज में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वहां पर जो है दर्द होने लगता है। पैर, भुजा या कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण, ठीक है, यानी कि आपके पूरे शरीर में क्या है, जो आर्टरीज हैं वो फैली हुई हैं, हर जगह हर एक पार्ट में जो है आपकी धमनियां गई हुई हैं और वो आपके ऑक्सीजन और ब्लड और साथ साथ में अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम कर रही हैं। अब चूंकि वो अवरुद्ध हो जाएंगी तो क्या होगा कि जो आपका पैर है, हाथ है और बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, उनमें क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से वहां पर पेन होने लगता है। ठीक है, तो ये लक्षण होने लगते हैं। श्वास में कमी, यानी कि सांस की दिक्कत होने लगती है। उसके अलावा थकावट, ठीक, और जो है असमंजस की प्रॉब्लम। असमंजस का मतलब है, अब जैसे कि हमने बताया कि इसमें मेंटली भी अफेक्टेड होता है, यानी कि जो आपके मस्तिष्क में जो धमनियां गई हुई हैं उसमें भी रक्त संचार नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से आपके मस्तिष्क की जो धमनियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं, तो इसकी वजह से असमंजस की प्रॉब्लम होती है, जो कि ये सारे काम जो है आपके ब्रेन के द्वारा ही होती हैं। सोचने समझने का काम जो है वो आपका ब्रेन ही करता है, दिमाग ही कर रहा है, तो अब वहां पर रक्त का संचार नहीं हो पाएगा तो असमंजस की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और इसके कारण जो पैर की मांसपेशियां हैं, हाथ की मांसपेशियां हैं, वो कमजोर भी हो जाती हैं। ठीक है, उसमें वीकनेस हो जाती है, यानी कि आप ये कह सकते हो मसल वीकनेस भी आ जाती है इसमें, मांसपेशियों में कमजोरी। जाहिर सी बात है, जब ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है तो उसमें पेन भी होगा और वो वीक भी हो जाएंगी।
अब ना ही आपका ब्लड पहुंच रहा है, ना ही पोषक तत्व पहुंच रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन पहुंच रहा है। ठीक है, पसीना आना यानी कि स्वेटिंग होने लगती है, और इसके अलावा अचानक से तेज दर्द स्टार्ट होता है, एकाएक तीव्र दर्द होता है, और भुजाओं और पैरों में यानी कि भुजाओं और पैरों में झुंझुनी या कमजोरी, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ सिम्टम्स। अब इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी इटियोलॉजी यानी कि इसका कारण क्या है। चलिए अब कारण देख लेते हैं। कारण यानी कि इसकी इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो देखिए जो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो निश्चित कारण है कि डेफिनेट रीजन क्या है वो तो अज्ञात है। ठीक है, मतलब उसको नहीं पता है कि जो है निश्चित कारण इसका क्या है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक धीमा और बढ़ते जाने वाला रोग है जिसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है, और साथ साथ में आपकी आयु के बढ़ने के साथ साथ ये तेजी से बढ़ता जाता है। यानी कि अगर आप बचपन में ही जो है ये सिम्टम्स आ रहे हैं जो अभी हमने आपके साथ में डिस्कस किए हुए हैं, इसमें से अगर कोई भी सिम्टम हो रहा है तो इसका मतलब है कि बचपन में ही आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो गई है। आपके बचपन में ही अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में फैट अगर ले रहे हो, कोई भी एक्टिव वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो आपका यानी कि लाइफ स्टाइल कह सकते हो, जो लाइफ स्टाइल है आपका वो सही नहीं है, आपकी डाइट भी नहीं सही है, साथ में आप कुछ भी जो है बॉडी से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, तो ये चीजें आपके बचपन में हो सकती हैं। तो बचपन से ही आपका ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जो है ये आपकी जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे ही ये तेजी से बढ़ता जाता है। ठीक है, अब ये मेनली शुरू कब होता है? ये तब शुरू होता है जब कुछ कारक धमनियों की भीतरी परतों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें हैं जो कि आपकी जो आर्टरीज हैं उनकी जो भीतरी परतें हैं उनकी यानी कि जो उनकी दीवारें हैं, अंदरूनी दीवारें हैं, उनको क्या करते हैं? क्षतिग्रस्त करते हैं, यानी कि उनको नष्ट करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है जो है ये एथेरोस्क्लेरोसिस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इनकी शुरुआत हो जाती है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं यानी कि वो कारक कौन कौन से हैं जो इनका कारण बनते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस का? तो वो कारक हैं आपके धूम्रपान, इसीलिए कहा जाता है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो आपके बहुत ही खतरनाक होता है। धूम्रपान और तंबाकू, इसके कारण हो सकता है। रक्त में कुछ प्रकार के वसा और कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और वसा की अधिक मात्रा के कारण अगर आप एक जो रिक्वायरमेंट है आपके फैट की, अगर आप उतना आप ले रहे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, ये भी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपके शरीर में विटामिन डी का निर्माण करने के लिए, आपको शरीर को लग्जेटिव बनाने के लिए, यानी कि जो अदर आपके शरीर के कार्य हैं उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फैट जो है, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आपके फैट के बिना इम्पॉसिबल हैं, तो बहुत जरूरी भी है आपके शरीर के लिए। ये नहीं है कि ये सिर्फ आपके शरीर के लिए हानिकारक ही है, नहीं, ये तब हानिकारक है जब आप इसकी अधिक मात्रा ले रहे हो, यानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, अगर आप उससे अधिक ले रहे हो देन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज अगर आप एक प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो, बैलेंस्ड अमाउंट में ले रहे हो, देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपके बॉडी को ये हेल्दी बनाने में मदद करेगा। ठीक है, अब दूसरा है उच्च
रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, और इंसुलिन प्रतिरोध हो रहा है, या मधुमेह के कारण रक्त में शक्कर की उच्च मात्रा है यानी कि हाई ब्लड शुगर, ब्लड शुगर अधिक होने के कारण, यानी कि मधुमेह की प्रॉब्लम है अगर आपको, तो जैसा हमने बताया कि मधुमेह के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो एक ये भी है आपका, या फिर इंसुलिन प्रतिरोध जो कि आपका मधुमेह के कारण मधुमेह में है, और हो सकता है अदर किसी भी और रीजन भी हो सकता है अगर इंसुलिन का प्रतिरोध हो रहा है। ठीक है। शारीरिक अक्रियाशीलता, जैसा कि हमने बताया कि इनएक्टिवनेस, अगर आप एक्टिव नहीं हो, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हो, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सिडेंट्री है, बैठे बैठे आपका सारा काम हो रहा है, आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, तो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल वाले लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती, चाहे वो आपका मधुमेह हो, चाहे वो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो, ये सारी प्रॉब्लम जो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल जिनकी है उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और बढ़ा हुआ एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हमने बताया था आपको कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। फिर आपका जो एसडीएल है यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जा रहा है, उसका लेवल अगर कम है, तो दोनों ही रीजन है, एलडीएल बढ़ा हुआ है और एसडीएल कम है, तो दोनों ही जो है स्थिति में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मोटापा यानी कि ओबेसिटी। ठीक है। और इसके अलावा मानसिक कारक हैं जैसे कि डिप्रेशन हो गया। इसके अलावा सामाजिक अलगाव, यानी कि समाज के द्वारा आपको बहिष्कृत कर दिया गया है, समाज में आपको कोई भी सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको कोई भी जो है पूछ नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, यानी कि आप अलग बिल्कुल महसूस कर रहे हो, तो उससे भी आपको तनाव हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या फिर अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है जो कि मेंटली रिलेटेड है, मानसिकता से रिलेटेड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है। पुरुष में अगर हम जेनेटिकली देख लें, ठीक है, तो ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि पारिवारिक इतिहास में आपके परिवार में अगर किसी को है तो आपको भी होने के चांस हैं। ठीक है। ये भी जेनेटिक होता है, जैसे कि आपका मधुमेह जेनेटिक था। इसके अलावा पुरुष में महिलाओं की तुलना में 2 गुना अधिक होता है, पुरुष में महिलाओं की तुलना में 2 गुना अधिक ये होता है। अच्छा, इसका ये रीजन, अब पुरुष में अधिक होने का कारण ये भी हो सकता है कि जैसे पुरुष हैं तो ज्यादातर जो सिगरेट है, तंबाकू है, ठीक है, शराब है, तो ये सबका सेवन जो है ज्यादातर जो है आपके जेंट्स ही करते हैं, महिलाएं बहुत कम आपने देखा होगा करती हैं, तो ये भी रीज़न है। और इसके साथ साथ में ये भी होता है कि जो पुरुष हैं, चूंकि वो काम की वजह से वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो अगर घर से आप उनको दे रहे हो, टिफ़िन वगैरह दे रहे हो, तब तो सही है, अदरवाइज कभी आप नहीं दे रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि घर से उनको टिफ़िन नहीं दिया जा सकता है, तो इससे क्या हो सकता है कि वो ज़्यादातर बाहर ही खाना पसंद करते हैं, जो पुरुष होते हैं वो बाहर ही उनको मजबूरी में भी खा रहे हैं, और कुछ लोगों को बाहर ज़्यादा खाना पसंद भी है, तो इस वजह से बाहर खाएंगे तो बाहर जंक फूड यही सब चीज़ें रहेंगी, जिसमें कि आपका फैट अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। जो भी रेस्टोरेंट है या भी ढाबा है, कहीं भी आप बाहर खाओगे तो जो घर में आप तो एक बैलेंस अमाउंट में यूज करोगे, क्योंकि आपको अपने फैमिली के हेल्थ की चिंता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हो। लेकिन बाहर आप खाना खाने जाते हो तो एक तो हाइजीनिक नहीं होता है, क्योंकि आप नहीं देख रहे हो कि वहां पर कैसे बनाया जा रहा है, हाइजीनिक नहीं है। दूसरा है कि उसमें फैट वगैरह फैट का अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है, वसा का तेल है, घी है, जो भी यूज किया जा रहा है वो अधिक मात्रा में यूज किया जाए, और उसके बाद वो फ्रेश भी नहीं हो सकता है, एक ही तेल को कई बार यूज किया जा सकता है, तो वो भी इस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि पुरुष में होने के चांसेस 2 गुना अधिक होते हैं, ये एक रीजन हो सकता है। ओके, तो ये आपके हो गए रीजन, कारण क्या है जो है एथेरोस्क्लेरोसिस होने का। अब इसके बाद में हम इसका डिस्कस कर लेते हैं बचाव, यानी कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो।
इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं। प्रिवेंशन यानी कि आप इसको रोकथाम भी बोल सकते हो, कैसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस से बच सकते हैं, किन किन चीज़ों का अगर हम यूज़ करें तो इससे बचा जा सकता है। जैसे कि पहला है, सबसे पहला धूम्रपान ना करें, ओके, धूम्रपान ना करें, पहला ये हो गया। दूसरा है शराब का सेवन ना करें। अच्छा, ओकेजनली अगर आप कर रहे हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल का भी हिस्सा हो गई हैं। जो हाई इनकम ग्रुप हैं या फिर अब तो मिडिल इनकम ग्रुप में भी पिया जा रहा है, और लो इनकम ग्रुप वाले तो लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो हर एक इनकम ग्रुप वाले लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं। तो अगर आप जो है, जो भी एजुकेटेड हैं और अवेयर हैं, तो वो क्या है, तो अगर आप ओकेजनली ले रहे हो, कभी कभार अगर आप ले रहे हो, तो हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है, सीमा होती है। अगर आप उसको जो है कंटिन्यू ले रहे हो, यानी कि बहुत ज्यादा अगर मात्रा में अगर आप ले रहे हो, तब वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। कोई भी चीज है, अगर आप जैसे कि अब हमने यहाँ पर वसा की ही बात की, फैट की बात की, कोलेस्ट्रॉल है तो वो आपके शरीर को फायदा भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप जो है उसकी अधिक मात्रा ले रहे हो, धन्य प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उस तरीके से ये भी है, धूम्रपान और शराब भी अगर आप ओकेजनली यानी कि कभी कभार अगर आप ले रहे हो, देन कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप जो है रेगुलर ले रहे हो, देन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इनको कम करना चाहिए, ना करें या फिर कम करें, घटाएं, ठीक है। फिर स्वस्थ हृदय हेतु, अच्छा लेकिन धूम्रपान तो बिल्कुल भी ना करें। धूम्रपान अगर, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसको आप ना ही करो तो ज्यादा बेटर है। हम कम नहीं कहेंगे इसके लिए, ठीक है, इसको बिल्कुल भी ना। शराब का सेवन आप जो है ओकेजनली कर सकते हो, ठीक है, इसको घटाना, यहाँ पर घटाने की बात कही गई है, ओके। फिर नेक्स्ट है कि स्वस्थ हृदय के लिए आपको आवश्यक आहार लेकर, व्यायाम और ध्यान के द्वारा अपने कोलेस्ट्रॉल के असर को आप उचित बनाए रख सकते हो, यानी कि प्रॉपर डाइट, सही आहार ले सकते हो, सही और बैलेंस्ड यानी कि संतुलित आहार, संतुलित आहार के द्वारा, साथ साथ में आप व्यायाम यानी कि शारीरिक क्रियाशीलता जरूरी है। व्यायाम करो, योगा करो, ध्यान करो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। योगा, ध्यान, जिससे कि आपका शरीर जो है थोड़ा सा क्रियाशील हो, एक्टिव हो जाए, ओके। जॉगिंग, टहलना, कुछ भी, वॉकिंग, जॉगिंग, कुछ भी कर सकते हो, जिससे कि आपका शरीर जो है वो एक्टिव रहे। फिर इससे क्या होगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है वो प्रॉपर बना रहेगा, उचित बना रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और रक्तचाप को के स्तर को भी उचित बनाकर रखना है, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी आपको मेंटेन रखना है, रक्तचाप नियंत्रण में रखना है। इससे करके आप जो है प्रिवेंट कर सकते हो खुद को। सक्रिय जीवन शैली अपनाना है, ओके। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए आपकी। और मधुमेह और गुर्दे के रोग को यदि वे हों तो उनको कंट्रोल करें, यानी कि डायबिटीज है और अगर आपको गुर्दे यानी कि किडनी की प्रॉब्लम है तो जो है उसको नियंत्रित करें, इसे कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ओके। चलिए, ये तो हो गया प्रिवेंशन की बात, यानी कि बचाव की, आप किस तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस से बच सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान देने योग्य की भी कुछ बातें, जैसे कि आप अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग या फिर ठंडा पसीना आ रहा है, ठीक है, देन आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको दिल की बीमारी हो का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको डाइजेशन आपका सही नहीं है, आपके छाती में जलन हो रहा है, उसमें पेन हो रहा है, तो तब भी आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ पर है कि आपको डॉक्टर से संपर्क कब करना है, ठीक है, कि क्या कंडीशन होगा
कि जब आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें क्या क्या है, जैसे कि आपको छाती में अचानक से दर्द हो रहा है, तब आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत पड़ेगी। सांस की कमी हो रही है, अचानक से कमजोरी या फिर झुंझुनी हो रही है, एकाएक चक्कर आ रहा है, चलने में कठिनाई हो रही है, संतुलन या फिर संयोजन की हानि हो रही है, यानी कि आप जो है खुद को बैलेंस्ड नहीं रख पा रहे हो और अचानक से आप गिर जा रहे हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जिसका आपको रीजन समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना होगा, डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। अगर ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि अभी हमने जो इसके पहले सिम्टम्स बताए हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें अचानक से अगर हो रही हैं, दर्द हो रहा है, झुंझुनी हो रही है, ठीक है, तीव्र दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो क्या होगा, आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। आप चलिए हम डाइट पर आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम डाइट की, परहेज और आहार। और अगर हमारा वीडियो से आपको पसंद आ रहा हो, जो भी हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आपको सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, पसंद आ रहा है, देन आप जो है हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिए, ठीक है। सभी को शेयर कर डालिए, जिसको भी आप जानते हो सभी को, जिससे कि इससे लाभ हो सकता है। अब देखिए, जो यहाँ पर हम डिजीज की बात कर रहे हैं, वो तो हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानने की जरूरत है, चाहे वो आपकी तैयारी कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो, हर किसी को इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो ये आपके जितने भी नोन हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, हर किसी को आप शेयर करो, ठीक है, और उनसे सब्सक्राइब भी करवाओ, जिससे कि क्या होगा कि जो भी हम यहाँ पर न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए जरूरी है, हर एक चीज को जानना, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और वीडियोस के माध्यम से आप जो है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, जो अनपढ़ भी है ना, वो भी सुन करके जान सकता है कि हाँ, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें कॉमन है जो कि आपको बताने की, सिर्फ बोल करके भी आप सुनकर भी उसको फॉलो कर सकते हो। तो सब कुछ ही जानने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि किसी को भी हो सकती है, क्योंकि ये इसमें ये चीज तो नहीं देखती है ना बीमारी, कि आप एजुकेटेड हो कि नहीं हो, आप जो है पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, तो ऐसा नहीं है, सबको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सभी के साथ में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। चलिए फिर हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, लेने योग्य आहार क्या क्या है। लेने योग्य आहार, तो इसमें सबसे पहले लेने योग्य आहार में गहरे रंग वाली सब्जियां और फल लेना है आपको। गहरे रंग वाली सब्जियां और फल, जैसे कि आपका गहरे रंग वाली सब्जियां का मतलब क्या हो गया, पालक है, ठीक है, और फल में पालक है, गाजर है, फल में आपका आड़ू है, बेरियां हैं, यानी कि जो भी गहरे रंग की सब्जियां हैं, फल हैं, उनकी सलाह दी जाती है, लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे कि आपके विटामिन और मिनरल्स, इसके साथ साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ में इसमें जो है बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। प्रीवियस वीडियोज में जब हम आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ा रहे थे, यानी कि कुछ डेफिनेशन हमने आपको बताई हुई थी, स्टार्टिंग में ही हमने बताया हुआ था, उसमें कई सारी जो फूड एंड न्यूट्रिशन में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, उनको हमने डिफाइन किया हुआ था। उसमें हमने फाइटोकेमिकल्स के बारे में भी बताया होता, फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि हमें मेनली प्लांट से प्राप्त होते हैं, यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं, बहुत ही ये फायदेमंद होते हैं, ठीक है। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो जो आपकी गहरे रंग वाली सब्जियां, फल हैं, या फिर जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, आप जो है सबको आप अच्छे से अच्छी मात्रा में लो,
देखिए, सब्जियां और फल एक ऐसी चीजें हैं कि जिसमें आप जो है, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगे, आपको उससे कोई भी हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। आप जो है भरपूर मात्रा में इसको ले सकते हो, इससे आपको फायदा ही होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो बस इनको बनाने का आपका तरीका, जो मेथड है, वो सही होना चाहिए, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो। तो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि जैसे मैंने बताया विटामिन, मिनरल्स, फाइटो केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में, उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। इससे इनको लेने की सलाह दी जाती है और ये हर एक बीमारी में फायदा करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका साबुत अनाज, यानी कि जितने भी होल ग्रेन्स हैं वो लेने की सलाह दी जाती है। इनमें फाइबर्स भी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और हाई फाइबर वाले प्रोडक्ट यानी कि उच्च रेशे युक्त आहार, हाई फाइबर डाइट, ये क्या करते हैं, आपके डाइजेशन में भी मदद करते हैं, साथ साथ में आपको जो है सैटिस्फैक्टरी वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपका पेट जल्दी भर जाता है, जिससे कि आप कम से कम खाते हो। तो ये चीज़ें आपकी जो है जो आपके डाइट का है, यानी कि जो आप अधिक अमाउंट में अगर आप लेने जा रहे हो, तो अगर आप हाई फाइबर डाइट लेते हो तो आप एक पर्याप्त मात्रा ही ले सकोगे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाओगे। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। तो ये आप ले सकते हो साबुत अनाज। अब इसमें फल आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं, फलियां आ जाती हैं। और साबुत अनाज की अगर हम बात करें तो गेहूं है, जई का आटा है, राई, जौ, भूरा चावल यानी कि जो ब्राउन राइस होता है वो बहुत अच्छा होता है, कुट्टू होता है, मोटा पिसा गेहूं होता है। यानी मैंने बताया था ना, जैसे कि मधुमेह मैंने बताया था कि जब भी आप आटा पिसवाने जाते हो तो उसमें क्या करो कि आप जो है फाइबर अधिक से अधिक मात्रा में रखो, यानी कि उसको मोटा पिसवाओ। ठीक है, या फिर बाजार में भी आपको एक फाइबर वाले भी आटे मिल जाते हैं और ये आपको जो है महीन पीसे वाले भी आटे मिल जाते हैं। दोनों प्रकार के अवेलेबल होते हैं, तो आप वो ले सकते हो। बाजरा ले सकते हो, यानी कि होल जो आपके ग्रेन्स हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। उनको आप जो अंकुरित भी कर सकते हो, अंकुरित करके भी आप ले सकते हो, ये भी फायदेमंद होता है। और आप अंकुरित करने से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली जो विटामिन सी होता है, ठीक है, उनको बढ़ा देता है। ठीक है, उनको बढ़ाने में भी मदद करता है। तो वो आप कर सकते हो, उनको अंकुरित करके भी ले सकते हो, बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर है स्पेशली ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे कि हम पूफा बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या फिर इसको हम कह सकते हैं बहु असंतृप्त वसा अम्ल। क्या कहते हैं? बहु असंतृप्त बहु असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, ये भी लेने की सलाह दी जाती है। जैसे कि आपका ये किस में पाया जाता है? मछली है, अलसी का बीज है, अलसी के बीज में ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और अखरोट में भी पाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे अनाज हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इस जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये आपके बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, तो वो आपको जानने की ज़रूरत है कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो वो जिसमें ये पूफा अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, वो आप ले सकते हो, वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके जो है एलडीएल के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, एलडीएल के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं, या एलडीएल का जो लेवल है, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इसके लेवल को कम करते हैं। और जो आपका एसडीएल है, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है, जबकि जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है, वो क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करता है, वो भी आपके एलडीएल के लेवल को कंट्रोल में करने में मदद करता है, लेकिन अगर आप उसकी अधिक मात्रा ले लेते हो ओमेगा 6 की, तो क्या होता है कि वो साथ साथ में आपका जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसके लेवल को भी कम कर देता है, यानी कि उस पर भी प्रभाव डालता है। आपका एलडीएल तो कंट्रोल में आएगा, कम होगा, लेकिन साथ साथ में आपका एसडीएल भी कम होने लगेगा। लेकिन जो ओमेगा 3 है, आप इसकी अगर अधिक मात्रा भी ले लेते हो, तो ये जो है आपका एलडीएल तो कम करेगा, लेकिन एसडीएल जो है उसको कोई भी उस पर प्रभाव नहीं डालता है। तो इसके लिए मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया हुआ था
कि अगर आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और पूफा मूफा इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, बहुत अच्छे से आपको अगर नॉलेज चाहिए, देन आप जो है हमारा जो फूड ग्रुप्स का दालें और दलहन ये वाला वीडियो है, दालें और दलहन नाम से वीडियो है, वो वीडियो आप जरूर से जरूर देख लो। उसमें क्या होगा कि आप जो है बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर पाओगे कि ओमेगा 3 और पूफा और ओमेगा 6 ये सारी चीजें क्या होती हैं, किस में पाई जाती हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं, वो आप डिटेल में वहां पर देख सकते हो। ठीक है, इनके सोर्स के बारे में भी आप देख सकते हो। फिर है अघुलनशील रेशा और घुलनशील रेशा। ठीक है, अब देखिए जो फाइबर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। फाइबर यानी कि जो रेशा होता है वो दो टाइप का होता है आपका। एक होता है आपका घुलनशील, दोनों ही फायदेमंद होते हैं, और दूसरा होता है अघुलनशील, यानी कि एक सॉल्युबल फाइबर होता है और दूसरा जो है इनसॉल्युबल होता है। ओके, अब देखिए दोनों ही फायदेमंद होता है। जो अघुलनशील रेशा है ये जो है आपके गेहूं की भूसी है, ठीक है, और जो है साबुत अनाज है, फलियां, मेवे, दाल, फल और सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, और क्या बोलता है जो आपका सॉल्युबल यानी कि जो घुलनशील है ये भी सूखी फलियों, जई, सेब, खट्टे फल और आलू में पाया जाता है। ओके, तो अब घुलनशील की बात करें तो जैसे आपकी पैक्टिन है, गम है, ये आपका घुलनशील रेशा होता है और ये क्या होता है, ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है, उसमें घुलनशील होता है यानी कि सॉल्युबल होता है वाटर में, पानी में, उसके साथ ये मिक्स हो जाता है। लेकिन जो अघुलनशील है, ठीक है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, यानी कि ये आपका जो है घुलनशील नहीं होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं अच्छे से। देखिए जो आपका सॉल्युबल फाइबर है, जैसा कि हमने बताया कि ये क्या करता है कि ये जो है आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, यानी कि जो घुलनशील रेशा है वो क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और शुगर को भी। ठीक है, यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों को ही कम करने में ये मदद करता है और हमारे शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल को ये बनाए रखता है, इंप्रूव करता है, जिससे कि आपका जो डायबिटीज का खतरा है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या करता है, ये जेल का निर्माण करता है। अब नीचे यहां पर थोड़े से अच्छे से बात कर लेते हैं इसकी, जिससे आपको समझ में आ जाए घुलनशील और अघुलनशील में। ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्युबल यानी कि घुलनशील की पहले बात करते हैं। तो ये क्या है, जैसा कि हमने बताया कि ये जेल का निर्माण करता है, जेल का निर्माण करता है और ये पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है। और ये क्या करता है, चलिए तो हाँ, इसमें कौन कौन सा चीज आ जाता है, पैक्टिन और गम। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पैक्टिन और गम आता है, पैक्टिन एंड गम, जो आपके फलों में पाया जा रहा है। ठीक है, सब्जियों में भी कुछ पाया जाता है, तो पैक्टिन जो आपका स्पेशली फलों में पाया जाता है, तो ये क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, ये दो आपके जो है सॉल्युबल फाइबर्स हैं। और अगर हम इनसॉल्युबल की बात करें, यहां पर और भी कई सारी चीजें हैं, भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम इनसॉल्युबल की बात करते हैं तो क्या है कि जो इनसॉल्युबल है ये क्या करता है, ये जो है पानी में ये घुलता नहीं है,
ये पानी में अघुलनशील होता है, पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, नाम से ही पता चल रहा है इनसॉल्युबल। ओके, और क्या करता है ये कि ये इसमें जो अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज आ जाते हैं, जो कि आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। ठीक है, ये आते हैं इसमें इनसॉल्युबल में। हेमी सेलुलोज। ओके, ये इसमें आ गया आपके इनसॉल्युबल में। तो यहां पर इतना तो आपको डिफरेंस पता चल गया ना कि जो सॉल्युबल है वो आपका पानी में घुलनशील है, इसमें पेक्टिन और गम आ रहे हैं। इनसॉल्युबल पानी में अघुलनशील है और इसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज आ रहे हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि जिनमें कि सॉल्युबल भी पाया जाता है और इनसॉल्युबल दोनों ही रेशे पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट है यानी कि मात्रा है वो अलग अलग होती है। अब जो फाइबर होता है वो बहुत ही हमारे शरीर के लिए, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारी हेल्दी डाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे बॉडी सिस्टम में बहुत सारे जो बॉडी सिस्टम है उनमें जो है ये सपोर्ट करता है, उनको सहायता करता है। ठीक है, अब इसकी जो अगर हम लाभ की बात करें तो जो सॉल्युबल है, सॉल्युबल की अगर हम लाभ की बात करते हैं, फायदे की बात करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और शुगर, इसको क्या करता है, कम करता है। ठीक है, ये नीचे एरो का मतलब है कि डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है। ओके, जिससे क्या होगा कि आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहेगा, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो आपका कंट्रोल में रहता है। अब अगर हम इनसॉल्युबल की बात करें तो जो है ये क्या करता है कि ये जो सॉल्युबल फाइबर है जब आप लेते हो तो आपके शरीर में जाता है और आपके शरीर में जा करके आपके जो चूंकि पानी में घुलनशील होता है तो ये क्या करता है, जल का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका जो सॉल्युबल फाइबर है ये हमारी उसके क्या बोलते हैं, जल का निर्माण करके ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया आपको। फिर इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का, चूंकि आप जान ही रहे हो कि पानी में घुलनशील है तो जो पानी है आपका तो डाइजेशन में ये तो मदद करता ही करता है आपका, तो उसके साथ में ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है ये क्या करता है कि ये जो है पानी को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, और ये चूंकि ये पानी में घुलनशील अघुलनशील होता है, घुलता तो है नहीं, लेकिन ये क्या करता है कि स्टूल के द्वारा, आपकी जो स्टूल हैं, जो फीकल पार्ट्स हैं, उनके द्वारा इनको जो है अट्रैक्ट किया जाता है। इनसॉल्युबल फाइबर है ये जो है अट्रैक्ट वाटर इनटू योर स्टूल। ठीक है, घुलनशील तो नहीं होता है लेकिन ये स्टूल में आपके पानी को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इससे क्या होता है कि जो स्टूल है आपका वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्ट्रेन के आपके शरीर से पास आउट हो जाता है आसानी से। ठीक, तो ये काम करता है, यानी कि आपके स्टूल को स्मूथ और सॉफ्ट और इजीली पास होने में मदद करता है। ठीक, लेकिन जो सॉल्युबल फाइबर था वो क्या था कि आपकी चूंकि पानी में घुलनशील था तो आपकी जो है पहले ही आपके बॉडी में जो है वो आसानी से घुल मिल जाता है। ठीक, तो अब क्या करता है कि ये जो हमारे जो बॉवल मूवमेंट, जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो इस तरीके से जो हमारा बॉवल मूवमेंट है उसको हेल्दी बनाने में और उसको रेगुलरिटी प्रदान करने में मदद करता है। और ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है, और जो है इस तरीके से जैसे सॉल्युबल फाइबर है आपका वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कंट्रोल करने में, उसको कम करने में मदद कर रहा है। इस तरीके से जो आपका इनसॉल्युबल फाइबर है वो भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है और वो भी डायबिटीज के रिस्क को कम करने में ये भी मदद करता है। यानी कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही फाइबर आपके डायबिटीज के लिए जरूरी होते हैं, डायबिटीज में दोनों ही मदद कर रहे हैं। तरीका अलग अलग है
लेकिन ये मदद दोनों में ही कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों ही जो है आपके लिए फायदेमंद होते हैं। तो यहां पर हो गया, और हम आपको बता ही चुके हैं इसके कहां कहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा मेवों का अधिक सेवन, मेवे, ड्राई फ्रूट्स, इनका जो अधिक सेवन आप कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें भी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें भी मेवे में सारे नहीं, आपको बादाम और अखरोट, स्पेशली बादाम और अखरोट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में भी वो अच्छा होता है। तो बादाम और अखरोट का आप ले सकते हो अच्छी मात्रा में। इसमें क्या होता है, रेसी की मात्रा अधिक होती है, तो इससे ये हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शरीर में पानी का स्तर आपको मेंटेन रखना है, पानी का स्तर बनाए रखना है, उचित स्तर। ठीक है, उचित स्तर होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर मात्रा में आप जो है पानी और जितने भी लिक्विड मटेरियल हैं उनको लेते रहो। तरल पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में आपको लेना चाहिए। अब ये किसी भी बीमारी में मदद करते हैं, पानी और साथ में तरल पदार्थ। ये आप रेगुलर बेसिस पर, अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तभी आपको ये लेना ही चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी बीमारी से ये बचाता है। अब और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तो ये तो हो गया कुछ कि क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। गहरे रंग वाली सब्जियां, फल, साबुतना, उच्च रेशे युक्त आहार हो गया, हमने इसमें बता दिया सॉल्युबल और सॉल्युबल में क्या क्या डिफरेंस होता है, और दोनों ही मदद करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने मेवे के बारे में बताया, और पानी, तरल पदार्थ, ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। अब परहेज हमें किन किन चीज़ों से करना है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि आपका ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, परहेज हमें किन से करना है, बस ये लास्ट है आपका, बस फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका परहेज में, नमक और शक्कर, इनको लिमिट में लेना चाहिए, कम से कम, सीमित मात्रा में। ठीक है, नमक और शक्कर, और कैफीन युक्त पदार्थ कम लेना है, कैफीन युक्त पदार्थ ना लें। रेड मीट ये हानिकारक होता है, तो इसको भी नहीं लेना चाहिए, या फिर कम से कम, और पॉसिबल हो तो ना लो। और जो पूर्ण वसा युक्त डेयरी पदार्थ हैं, जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में वसा है, उन्हें आपको कंट्रोल, मतलब नियंत्रित मात्रा में लेना है। डेयरी उत्पाद है उनको सीमित करें, एक लिमिट में आप लें। ठीक है, और साथ साथ में योग और व्यायाम करते रहें। ठीक है, योग और व्यायाम यहाँ आपके परहेज में नहीं आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अब योग और हम व्यायाम की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम बताएं कि आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो, और या फिर सप्ताह में आप 5 दिन, यानी कि प्रतिदिन आप जो है 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे की आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मध्यम तीव्रता वाले जो है एक्सरसाइज आप कर सकते हो। वो जो है आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। हर एक बीमारी में आपको हो या फिर ना हो, 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो जिसमें कि स्वेटिंग हो। जरूरी क्या है कि स्वेटिंग हो, पसीना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पर चूंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, और 30 मिनट्स की कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, या फिर किसी प्रकार की गतिविधि कर सकते हो, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, भागना, कुछ भी कर सकते हो।
ठीक है, तो योग और व्यायाम करना चाहिए और साथ साथ में आप जो संगीत और ध्यान भी कर सकते हो, यानी कि ध्यान लगा सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा है। तनाव को घटाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ मेंटल कारक भी होते हैं जो आपको मानसिक कारक हैं, जैसे डिप्रेशन, तनाव, ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, ये भी एक सिम्टम्स है। तो उसको आप घटाने के लिए आप जो है म्यूजिक सुन सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके तनाव, टेंशन में कमी होती है। और ध्यान लगा सकते हो, ये भी आपके तनाव को घटाने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो है आप इन सब चीजों को करके आप जो है एथेरोस्क्लेरोसिस पर कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पर आ चुकी 1 घंटे से ज्यादा ये वीडियो हमारा खिंच गया है, बढ़ गया है, लेकिन क्या करें, हम सोच रहे थे यहाँ पर आपके एक वीडियो में हम आपको पूरा एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा दें, हर एक चीज बारे में, कोई भी आपका इसमें से स्किप ना हो, यानी कि कुछ भी छूटे नहीं। ओके, चलिए फिर चलते हैं। ये हमारा आज एथेरोस्क्लेरोसिस कंप्लीट हो गया है। अब आपसे बस एक रिक्वेस्ट है हमारी, जो कि हम ये चीज रोज ही बोलते हैं, लेकिन प्लीज इससे आप जो है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपको अच्छा लग रहा है देन आप जो है लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप समझ सकते हो कि लाइक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस जो हैं आपको पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें खुद को इवैल्यूएट करने में मदद करती हैं। तो इसलिए आप जो है अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दो और साथ साथ में शेयर करते चलो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जिनके भी साथ आप चाहो उनके साथ में आप शेयर कर सकते हो। और अगर सब्सक्राइब अभी तक अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।